बच्चों, हम आज आपको मैथ में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के विषय बताएंगे, यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के विषय बताएंगे। जो क्लास 6 है उसमें आपका पहला यूनिट है नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर, थर्ड में है इंटीजर्स। यानी पहला आपका जो यूनिट है उसमें है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा है पूर्ण संख्याएं और तीसरा है पूर्णांक। तो इन्हीं की हम चर्चाएं करते हैं तीनों की। तो पहले हम देखते हैं जो प्राकृतिक संख्या है उसे ही हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं या इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप देखिएगा जो हमारी गिनतियां होती हैं वो गिनतियां ही हमारी क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं, यानी प्राकृतिक संख्या हैं। 1 2 3 4 5 6 जितनी भी गिनतियां आपकी हैं वो सब क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी नेचुरल नंबर्स हैं। ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो भी हमारी गिनतियां हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी प्राकृत संख्याएं हैं, वही हमारी नेचुरल नंबर हैं। कभी कभी पेपरों में आप देखते होंगे, पेपर में आता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइएगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपकी कौन सी होगी, ए। क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, 1 हो जाएगी। और सबसे पहली प्राकृत संख्या भी क्या होगी, 1 हो जाएगी। क्या है ये, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अगर आ जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो ये कोई भी नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही एक जोड़ते जाएंगे तो आपको अगली मिलती जाएगी। अतः अगर पेपर में आता है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताओ तो वो ज्ञात नहीं होती है, लेकिन अगर छोटी की बात करें तो वो 1 हो जाती है आपकी। चलिए फिर इसी में आता है पूर्णांक संख्याएं। जो आपकी पूर्णांक संख्या होती है होल नंबर। तो क्या हुआ, यहाँ पर पहले जीरो की खोज नहीं हुई थी, तो इंडिया में ही जीरो की खोज हुई। तो क्या कहते हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जब जीरो भी आ गया तो अब क्या बात बनी, जीरो को कहाँ रखा जाए, तो इसको कहा गया प्राकृतिक संख्याएं। और जब प्राकृतिक संख्या में ही जीरो को हमने जोड़ दिया तो हो गए पूर्ण संख्याएं, मतलब पूर्ण होल नंबर हो गया। क्या हुआ, होल नंबर। तो दोनों में अंतर क्या है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या होता है, जब पूर्ण संख्या में जीरो को जोड़ लेते हैं तो क्या होता है, हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वही आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। अच्छा, जीरो क्यों किया, गिनती क्यों आई, इसका थोड़ा और स्पष्ट करते हैं आपको। जैसे यानी एक वृक्ष है, यहाँ पर ये दूसरा पेड़ है, ये आपका तीसरा पेड़ है। जैसे इसमें कह दिया जाए कि ये देखिएगा यहाँ पर एक मैं चिड़िया बना दे रहा हूँ, ठीक है, मान लो कुछ भी चूहा हुआ बन गया, ठीक है, ये देखिए, और इसमें कुछ नहीं बना। जैसे कहा जाए इसमें कितने चूहे हैं, 1, इसमें कितने चूहे हैं, 2, इसमें कितने हैं, तो कहोगे कुछ नहीं। तो जो यहाँ पर कहते हो कुछ नहीं, वही आपका क्या है, गणित की भाषा में क्या है, जीरो है। क्या है, आपका जीरो है। तो क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, आपकी गिनतियां हैं, वो प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या में जब जीरो जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है आपका पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 जहां तक जाएं तो क्या हो जाएंगे, आपकी पूर्ण संख्याएं होती है। अब क्या होता है पूर्णांक, यानी इंटीजर्स क्या होते हैं। तो जो इंटीजर्स होते हैं 3 टाइप में इसको तोड़ा जाता है, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो। तो क्या होता है, पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 में जाते हैं, और जीरो होता है तो जब जीरो से हम लेफ्ट में आते हैं उसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों किया गया है, जैसे मान लिया हम पृथ्वी से नीचे जा रहे हैं तो हम क्या हो रहा है, हम कैसे बताएंगे, हमने कहा कि हम 2 फुट नीचे गए हैं और 2 फुट ऊपर हैं। तो ऊपर नीचे क्या कहते हैं, इसको लिखते हैं गणित की भाषा में माइनस, इसको लिखते हैं प्लस। जब आप माइनस कहेंगे इसका मतलब है कि आप अपनी पोजीशन से नीचे हैं, और जब प्लस करेंगे तो क्या है, आप ऊपर हैं। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिए एक मिनट। तो इसको हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ एक पूरी लाइन है, यहाँ पे आपका जीरो है तो आपका जीरो इंटीजर्स हो गया, और यहाँ से क्या होता है, ये हो जाता है +1 +2 +3, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इधर ये होता है आपका धन पूर्णांक। इधर अगर आएंगे -1 -2 -3, जब आप दाएं जाएंगे
तो आपका धनात्मक होगा 0 से, और जब बाएं आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक होगा, यानी राइट और ये लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, ये आपका निगेटिव इंटीजर्स होता है, आपका 0 होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और एक चीज ध्यान लेते हैं। अगर इसी इंटीजर्स में अगर जो है सभी डायरेक्शन की बात कर लें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो जब आप जाएंगे ईस्ट में तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जब जाएंगे आप ये बीच में 0 होगा, जब जाएंगे लेफ्ट में तो क्या होगा, निगेटिव होगा, जब जाएंगे ऊपर तो ये पॉजिटिव होगा, और जब जाएंगे नीचे तो ये निगेटिव होगा। तो इस तरह आपने देखा कि आप क्यों यहाँ पॉजिटिव निगेटिव लिखते हैं, इसका क्या महत्व है। जब हम 0 से ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में निगेटिव। चलिए हम आते हैं अपने पुनः टॉपिक पर। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, इस चैप्टर में कुछ चीजें और हैं आपकी, वो देख लेते हैं। हमने बताया प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। कभी कभी पेपरों में आता है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं, काफी पेपरों में भी आया हुआ है, टेट वगैरह में आ गया है कि अनुवर्ती संख्याएं, और ये सिलेबस में भी क्लास 6 में है। अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, जब किसी प्राकृत संख्या में यानी किसी भी गिनती में जब हम एक जोड़ देते हैं तो हमारी अनुवर्ती संख्या हो जाती है। जैसे कह दिया जाए 3 का अनुवर्ती बताओ, 3 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा 4। कह दे जो है a का अनुवर्ती बताओ, a+1 ये हो जाएगा। और कह दे 80 का अनुवर्ती बताओ, तो 80 में एक जोड़ो क्या हो जाएगा 81। तो क्या होगा, अनुवर्ती में एक जोड़ देते हैं, और पूर्ववर्ती में क्या होगा, अगर कह दिया 80 का पूर्ववर्ती बताओ तो 80 में एक घटा देंगे तो हो जाएगा 79। अगर कह दिया जाए आपका 101 की जो है आप बताइएगा पूर्ववर्ती, तो इसमें एक घटा देंगे हो जाएगा 100। यानी यहाँ पर एक खास बात देखनी है कि अनुवर्ती में क्या करते हैं, अनुवर्ती में प्राकृत संख्या यानी संख्या में एक जोड़ते हैं और यहाँ एक संख्या में घटा देते हैं। कोई भी संख्या लिखी हुई हो, कह दे आपका कि यहाँ पे 100 है संख्या या 105 है, तो 105 का अनुवर्ती बताओ, क्या बताना है, अनुवर्ती संख्या। तो क्या करेंगे, अनुवर्ती में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, 105 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 106, अगली गिनती आ जाएगी। और कह देंगे पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती संख्या में क्या करेंगे हम, पूर्ववर्ती संख्या में इसी में क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, यहाँ बचता 104। तो यही छोटी सी बात है। क्या होगा, जब आपसे अनुवर्ती संख्या पूछी जाएगी तो उसमें एक जोड़ देना है और पूर्ववर्ती संख्या में एक घटा देना है, आपकी संख्याएं निकल आएंगी। जैसे कह दिया जाए यहाँ पर देखिएगा, कह दिया जाए आपसे कि 7, 7, 8, 6 की अनुवर्ती बताओ, तो क्या करना, सीधा एक जोड़ दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा 7, 7, 8, 7, 6 जोड़ेगा इतना, तो क्या होगा, ये आपकी अनुवर्ती। कोई भी संख्या दी हो उसमें एक जोड़ेंगे तो अनुवर्ती हो जाएगी, और एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या निकल आएगी। चलिए, और यहाँ पे मैंने आपको पूर्णांक बताया। अब यहाँ पे आपने क्या किया है कि पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं बता दी। इसमें 2 बातें आप और जान लीजिएगा, और तो हम अगली क्लास में बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसी बता देंगे। जो आपका पूर्णांक होता है तो कहते हैं क्रमागत पूर्णांक बताओ, तो क्रमागत क्या वाले में लिख दिया 3, 4, 5, ठीक है, क्रमागत संख्याएं। हमने कह दिया 24, 24, 25, 26। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, उसमें एक जोड़ते जाइएगा तो ये क्या होती है, क्रमागत संख्या हो जाती है, यानी क्रमागत पूर्णांक संख्याएं आपकी मिल जाती हैं। तो पेपर में कैसे आता है और आपके सिलेबस में क्या है, कहते हैं किन्हीं 2 जो है संख्याएं लिखी हैं, 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो कहता है प्रथम और तृतीय संख्या का योगफल, कहता है प्रथम और तृतीय संख्या का योगफल कितना है 40 है। तो तीनों संख्याएं बताओ। तो यहाँ देखो सूत्र क्या होता है, क्रमागत संख्या का, क्रमागत दूसरी संख्या बराबर होती है पहली संख्या, तीसरी संख्या और बटे 2। जैसे हमने कोई क्रमागत संख्या लिखिएगा, जैसे लिखा 4, 5, 6, तो क्या होता है, इन 2 को जोड़ करके 2 से भाग कर दो, ये संख्या निकल आई। कैसे, दूसरी संख्या बराबर होती है, सेकंड संख्या बराबर होती है पहली और तीसरी को जोड़ दो, 4 + 6 बटे 2, कितना हो गया 10 बटे 2, 2 बचे 10, यानी कितना आ गया 5 आ गया। तो क्या हुआ, ये संख्या आपकी ऑलरेडी मिल जाएगी। बात समझ में आ रही।
तो देखते हैं इसी को। अभी जैसे आपका सिलेबस में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा, और ये 2 बार पेपर में भी आ चुका है। आपके सिलेबस में दिया हुआ क्वेश्चन कि प्रथम और तृतीय लिखा हुआ है, प्रथम या पहली तथा तीसरी संख्या क्रमागत है। यहाँ पर क्या है? क्रमागत। क्रमागत पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना है? 40 है। तो तीनों संख्याएं बताओ, तीनों संख्याएं बताओ, संख्याएं बताना आपको। तो क्या कह रहा है खास बात, यहां पर कह रहा है कि 2 का योग कितना है? 40 है। तो हमको पता है कि दूसरी संख्या बराबर क्या होती है? पहली संख्या और तीसरी संख्या। और ये दिया हुआ है कि पहली तीसरी का योग कितना है? 40। तो लिख दीजिएगा कि क्रमागत दूसरी संख्या, देखिएगा दूसरी संख्या, ये 12 पेपर में आया हुआ है, बराबर क्या होगा? पहली और तीसरी संख्या का योगफल। ये दिया हुआ ऑलरेडी आपको, तो लिखिएगा 40/2। कितना हो जाएगा? यहाँ से 20 आ गया। तो क्या हुआ? 20 संख्या क्या हुई? दूसरी संख्या निकल आई। संख्या कितनी निकली? 20 निकली दूसरी। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? 21। इसके पहले क्या हो जाएगी? 19। आ गया उत्तर। संख्या जो निकली नहीं निकली आपकी भाई? 20 के एक जोड़ेंगे, अगली आ जाएगी क्रमागत, एक घटा देंगे तो आ जाएगी पहली संख्या। क्रमागत का मतलब होता है इन संख्याओं में सदैव एक का ही अंतर होता है। एक चीज और देखिएगा, अगर यहीं पर क्या हो जाए कि प्रथम और तीसरी संख्या का योग कितना हो जाए? जो है 50 हो जाए, तो क्या मान आपका होगा? जब 50 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे 50/2, क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो 3 संख्या कौन सी होगी? 25 तो ये आ गया, अगली होगी 26, इसके पहले वाली हो जाएगी आपकी 24। तो इस तरह क्या होगा आपका कि इनमें क्रमागत संख्याओं को आप निकाल लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। बार बार पेपरों में कभी कभी आता है और सिलेबस में आपके है कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो किन्हीं योगात्मक प्रतिलोम, किन्हीं 2 संख्याओं या पूर्णांक, किन्हीं 2 संख्याओं का योगफल, ठीक है, क्या हो? यदि शून्य है, क्या हो? किन्हीं 2 संख्याओं का योगफल यदि शून्य है, यहां थोड़ा नहीं लिखा मैंने, क्या है? शून्य है, तो वह संख्याएं परस्पर क्या होंगी? योगात्मक प्रतिलोम होंगी। ठीक है, किन्हीं 2 संख्याओं का योगफल यदि शून्य है तो वह संख्याएं परस्पर योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। तो वो थोड़ा यहाँ परिभाषा गड़बड़ हो गई थी, मैं इसको बोले दे रहा हूं। ठीक है, देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं? किन्हीं 2, ठीक है, संख्याओं का योगफल यदि क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, तो वो क्या होंगी? आपस में परस्पर योगात्मक प्रतिलोम होंगे। जैसे हमने लिख दिया कि 2 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो 2 में क्या करेंगे? सिर्फ चिन्ह हट चेंज कर दो। 2 - 2 बराबर 0, यानी 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2 होगा। हमने यहाँ कह दिया ए का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो सिर्फ चिन्ह बदल दो, -a कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा? 0, यानी आंसर आपका हो जाएगा। कुछ भी संख्या देते कहते हैं, हम बताइए 120 का योगात्मक प्रतिलोम, तो खाली चिन्ह बदल दो, -120 कर दो। कहते कि 10 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो -10 हो जाएगा। अब इसे उल्टा कर लो, कहते हैं -10 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो 10 हो जाएगा। सिर्फ चिन्ह बदल देंगे और आपका योगात्मक प्रतिलोम निकल के आ जाएगा। अब इसी में लाते हैं, थोड़ा शब्दों की चर्चा करते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो चिन्ह बदल दो, -a हो जाएगा। हम कहते हैं यहाँ पर -p का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो ये p हो जाएगा। जो चिन्ह यहाँ पे लगा है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ है माइनस, तो जाएगा प्लस। जो भी संख्या है उसमें चिन्ह बदल देंगे और आपका योगात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। एक चीज और यहाँ पर है, एक होता है पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें क्या होता है? इसको परिणाम होता है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ होता है -2 मान में। तो इसका मान चाहे आपका माइनस का हो या आपका प्लस का हो, ये सदैव मान आपका प्लस का ही लिया जाता है। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। तो चलिएगा इस चीज को मैं यहीं से बंद करने का प्रयास करता हूं। एक चीज यहाँ पे और जान लीजिएगा,
ये पेपर में बार बार आती है, इसको लिख लीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये क्या होती है? ये होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये क्या होती है? ये 2 होती है। तो क्या हुआ? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या मालूम नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पता नहीं, मतलब मालूम नहीं होता। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो इस प्रकार हम इसको पूरा पूरा देख लेंगे और अगली क्लास में हम बॉड मास के विषय बताएंगे। ठीक है, तब तक बंद करते हैं। थैंक यू।